नमस्कार, मैं नेहा वर्मा हेलो नवलगढ़ से। आज के इस पॉलिटिकल शो की सीरीज में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। लास्ट जो पॉलिटिकल शो रहा वो बहुत ही अच्छा रहा, तो आज फिर हम आपके साथ लेके आए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज फिर हमारे साथ जुड़े हमारे सीनियर एडिटर हुकुम सर और हमारे टीम मेंबर अंकित और अंकुर। कुछ क्वेश्चंस मेरे सर के साथ रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस अंकित और अंकुर के रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं मेरे क्वेश्चंस के साथ। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नेहा, अंकित और अंकुर। इसमें कोई पब्लिक के करेक्ट सवाल होंगे, उनको भी शामिल करेंगे, ये भी ठीक रहेगा। जी। जो हमारे आज का जो टॉपिक है वो बीजेपी से रिलेटेड रहेगा। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपके साथ ये है कि इस बार संभावित उम्मीदवार बीजेपी से कौन-कौन है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ कि आप तीनों और तमाम साथी लोग अच्छा काम कर रहे हो, और ये क्रिएटिविटी इन्हीं के विचारों की है कि इस तरीके से शो कर और विषयों को लेकर हम बातचीत कर सकते हैं। और इन बातचीत में अभी हमारे सामने हमारे आप लोगों के क्वेश्चन हम उनको भी शामिल करेंगे। तो पहला आप पूछ रहे हैं कि कौन कौन हो सकते हैं। देखिए, नवगढ़ में इस समय बीजेपी के बहुत, ये कह सकते हैं कि छत्र हर एक, ये कहें कि नवगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको बीजेपी के कद्दावर तमाम स्थानीय लोग जो पॉलिटिकल लाइफ में हैं, वो तमाम लोग एक्टिव हैं। और हम इनकी बात करें तो सबसे पहले जैसे पिछली बार जो चेहरे रहे वहां से हम बात करें, और उसके बाद में वर्तमान में कौन कौन से चेहरे एक्टिव हैं उनकी हम बात करें, और उनके पोर्टफोलियो जो विधानसभा स्तर के पोर्टफोलियो हैं उस लेवल की हम बात करें, उन चेहरों की हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे सरप्राइज चेहरे हैं जो इस दौड़ में शामिल हैं, उनकी हम बात कर सकते हैं। तो आप अभी आपने सवाल पूछा कि कौन कौन से चेहरे हैं, इसमें हम सभी चेहरों को शामिल कर सकते हैं। देखिए, हम स्टार्ट करें कि जो इस समय सबसे ज्यादा एक्टिव है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि राजनीति में जो सबसे मजबूत होता है कि सांसद जिस पार्टी का होता है वो उस लोकसभा क्षेत्र की तमाम विधानसभाओं में एक बड़ा चेहरा होता है। तो सांसद परिवार का नाम भी नौगढ़ की विधानसभा में चल रहा है। और किसान कम्युनिटी से आते हैं, तो नरेंद्र कुमार सांसद हैं, तो मंडावा विधानसभा से वो 2 बार एमएलए रहे हैं। और उनकी पुत्र वधु जिला प्रमुख है, और नवलगढ़ के ही जिला परिषद वार्ड से वो यहाँ पर नवलगढ़ से वो मतलब पहुंच जिला परिषद सदस्य बनकर जिला प्रमुख बनी है। तो ये मान सकते हैं कि उस परिवार से भी कोई ना कोई दावेदारी जता सकता है उस स्थिति में कि जब उनको मंडावा से अगर पार्टी कार्यकर्ता को टिकट देवे, उनको अगर वरीयता न देवे, तो फिर उनका ऑप्शन नवलगढ़ हो सकता है कि भाई हम नवलगढ़ से भी टिकट मांग सकते हैं। तो एक तो ये मान मान सकते हैं कि भाई सांसद और जिला प्रमुख जो बीजेपी के हैं, और दोनों लोकसभा चुनाव में 52,000 के आसपास की लीड दी थी नरेंद्र कुमार भाजपा ने यहाँ से। तो उनकी दावेदारी भी मान सकते हैं। जिला प्रमुख है हर्षिनी कुलरी, उनकी दावेदारी भी नौकरी से मान सकते हैं। इसके बाद में बात करें कि पिछला चुनाव जिन जिन उन्होंने लड़ा यहाँ से, तो यहाँ से भाजपा से पिछली बार रवि सैनी थे, उससे पिछली बार उनके फादर साहब जगदीश सैनी साहब थे। तो रवि सैनी जैसे इस बार उदयटी से टिकट मांग रहे हैं, और लेकिन नवलगढ़ से 10 साल का उनका अनुभव, उसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन वो स्वयं उदयटी पहुंच गए हैं और उदयटी से टिकट मांग रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं जब वो उदयटी पहुंच गए हैं तो फिर यहाँ वो टिकट नहीं मांग रहे हैं। तो उसके बाद में हम जो यहाँ पर निर्दलीय थे विक्रम सिंह जाखल, वो इस भाजपा में शामिल हैं, और अभी पिछले दिनों उन्होंने कार्यक्रम भी करवाया है, बड़ा कार्यक्रम जिसमें राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया जी पधारे थे। और उसके अलावा भी लगातार एक्टिव हैं। तो इसमें दावेदारी में फिर हम कह सकते हैं विक्रम सिंह जाखल भाजपा से टिकट की दावेदारी में है। इसके अलावा जाखली गांव की बात करें तो पहले प्रचारक के रूप में रहे, और अभी भाजपा में एक्टिव मोड पर हैं वीरपाल सिंह जी, वो भी जाखली गांव के हैं। तो वो भी टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। और आरएसएस में जैसा बताते हैं कि 16 ईयर्स 16 साल के थे तब वो आरएसएस से जुड़े थे, और उसके बाद से लगातार शिक्षाविद के साथ साथ में आरएसएस में हमेशा अलग अलग जिम्मेदारी में रहे, और आरएसएस की जिम्मेदारी से अभी विमुक्त होकर वो भाजपा की पार्टी में, मतलब भाजपा जैसे सिस्टर कंसर्न एक तरीके से है, तो उस दृष्टिकोण में भाजपा से नवलगढ़ से टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। फील्ड में विक्रम सिंह काफी एक्टिव हैं, और वीरपाल सिंह कम समय में इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। तो यहाँ पर वो राजपूत कम्युनिटी से अगर टिकट पार्टी राजपूत कार्ड खेलती है तो इन दोनों के नामों पर चर्चा होगी। इसके अलावा हम बात करें कि जाखल गांव के जो पहले 1998 से यहाँ पर भाजपा ने जब कार्ड खेला था, भवानी शंकर शर्मा जो विप्र बंधु है, तो वो भी टिकट की दावेदार है।
और लगातार जन आक्रोश यात्रा में भी एक्टिव रहे हैं। तो संघ के भी कार्यकर्ता हैं और पार्टी के संघनिष्ठ और पुराने कार्यकर्ता हैं, तो वो भी टिकट के दावेदार हैं। भवानी शंकर शर्मा जो झारखंड से 1996 में लगभग 18,000 के आसपास उस मत प्रतिशत तो ज्यादा थे, बाकी वोटों में वो उस समय उनका थर्ड रहे थे वो। अब बात करें और कार्यकर्ताओं की, तो ओमेंद्र चारण साहब जो पहले जिला परिषद रहे, पंचायत समिति सदस्य रहे और पिछले पंचायत चुनाव में जब भाजपा यहाँ नगण्य पोजीशन में थी, जब ये लग रहा था कि डॉक्टर राजकुमार शर्मा मजबूताई से अपना प्रधान बना लेंगे, बहुत ज्यादा 27 वार्ड में से बहुत ज्यादा सीटें लेकर बना लेंगे, उस दौरान ओमेंद्र चारण ने यहाँ पर बहुत ही यूं कह सकते हैं कि बीजेपी के तमाम लोगों का पूरा 27 वार्डों में अच्छी टिकटें बांटकर और एक अच्छे विपक्ष के रूप में पंचायत समिति में मेंबर बनाने में कामयाब रहे। और उससे पिछली बार भी वो उन्होंने प्रतिभा सिंह जी को जब भाजपा की टिकट प्रधान के रूप में जब जोजादा ढाका प्रधान बने थे, तब उनको यहाँ पर टिकट बैकबोन में वो रहे और प्रतिभा सिंह आगे रही, तो उस समय उनकी बड़ी चर्चा थी कि उन्होंने त्याग किया क्योंकि प्रधान की दौड़ में थे। और लगातार पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, जिला परिषद का चुनाव भी और पंचायत समिति चुनाव हमेशा वो जीते हैं और कम ये कह सकते हैं कि कमतर नहीं है, बहुत ही पॉलिटिकल शार्प माइंडेड में है और वो भी टिकट के मजबूत दावेदार हैं। अभी उन्होंने कार्यालय भी अपने महर्षि मंगलदत्त आदर्श मंदिर वहां पर गांधी पार्क के पास में कार्यालय भी खोला है और लगातार एक्टिव हैं। और ये जो पन्ना प्रमुख होते हैं, जितने भी अपने 250 से ऊपर जो बूथ हैं, उनमें पार्टी के पन्ना प्रमुख वगैरह इन चीजों में भी उन्होंने अपने बूथ वाइज जो पन्ना प्रमुख बीजेपी का प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने उस पन्ना प्रमुख में भी तमाम कार्यकर्ता बनाए हैं, तो वो भी मजबूत दावेदारों में है। टिकट के दावेदारों की बात करें, उसके अलावा हम बात करें गिरधारी लाल इंदौरिया जो डूंगरोड से आते हैं, वो भी टिकट के दावेदार हैं। अगर जैसे सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला होता है, पार्टी पहले यहाँ पर क्या था कि ओम प्रकाश जी मित्तल साहब थे, उसके बाद भवानी शंकर शर्मा जी ने, फिर विष्णुकांत नूतला साहब आए, तो पार्टी ने उस दौरान हमेशा यहाँ ये सीट थी कि भाई ये विप्र बंधु को टिकट ध्यान जाने वाली है। उसके बाद में गठबंधन में चले गए और फिर लगातार 2 चुनाव में सैनी बंधु को यहाँ टिकट मिल रही है। तो उस दृष्टिकोण में वापस अगर चाहें तो वापस विप्र बंधु को अगर कार्ड खेले तो गिरधारी इंदौरिया भी लगातार गुजरात तक संपर्क बना रहे हैं और लगातार मतलब पार्टी में अपने पुराने संपर्क को और कहीं ना कहीं ऐसे संबंध स्थापित कर रहे हैं कि उनको टिकट मिले और वो भी टिकट की दौड़ में एक अच्छी इमेज के साथ में एक मतलब भले मानुष के रूप में लगातार एक्टिव है, धार्मिक और ये तमाम आयोजनों से जुड़े रहते हैं। इसके अलावा बात करें जो पंचायत समिति चुनाव में प्रधान प्रत्याशी रहे भाजपा की तरफ से, उनके उनके बेटे मतलब राजेश खटेवा हैं जो मतलब महिला सीट थी, तो उस दृष्टिकोण में वो चुनाव नहीं लड़े और अब उनकी माताजी मतलब उस पंचायत समिति वार्ड से वहां से खिरोड़ का जो आता है, उसके बाद में अब वो भाजपा से दावेदारी जता रहे हैं। कल कुमार गांव में अच्छा खासा कार्यक्रम था और चूंकि यहाँ पर लगभग 70,000 से ऊपर किसान कम्युनिटी के बोर्ड्स हैं नौलगढ़ विधानसभा में, तो उस दृष्टिकोण में लगा 2 बार नवरंग सिंह जी और 1 बार प्रतिभा सिंह जी किसान कम्युनिटी से यहाँ पर विधायक भी रहे हैं, तो वो स्थान खाली था, तो राजेश खटेवा लगातार एक्टिव है और पार्टी के कार्यक्रमों में के साथ साथ में अपना खुद का भी मतलब नीचे नीचे धरातल में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजेश खटेवा भी लगातार इस फील्ड में लगातार एक्टिव है। अब इनके अलावा हम बात करें तो अब जैसे हम चलें टोटपुरा से चलें तो वहां पर भवन सिंह देव तमाम लोगों के नाम भी लेंगे और देखिए अपने टोटपुरा सरपंच भवन सिंह धीमा साहब भाजपा पार्टी की विचारधारा से संबंध रखते हैं और सरपंच फोरम के अध्यक्ष भी हैं, तो हम उनको भी ये कह सकते हैं कि पुराने पहले बहुत अच्छी चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हालांकि वो उस लेवल पे तैयारी नहीं चल रही है, लेकिन मतलब एक्टिव जैसे राजेंद्र सैनी है, बागुड़ी ढाणी सरपंच है, तो वो भी एक्टिव है, भाजपा पार्टी के हैं। उसके अलावा महावीर सिंह जी भामू साहब किसान मोर्चा के हैं, खिरोड़ के सरपंच है, बड़ी पंचायत है, तो वो भी लगातार एक्टिव है। इसके अलावा हम बात करें तो झाझर से एक महावीर सिंह जी झाझर साहब जो पहले एक्टिव रहे हैं और इन दिनों पंचायत समिति का चुनाव लड़ा था, तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसी संभावना अगर वो बनाए। इसके अलावा हम बात करें गोठड़ा और इधर चलें फिर परसामपुरा में कनीराम सरपंच है, लेकिन वो भाजपा से नहीं जुड़े हुए हैं अभी। और इसके अलावा वो थर्ड फ्रंट या कोई और संभावना देखें या क्या उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, वो अभी मतलब कह नहीं सकते, पार्टी वो अभी नहीं ज्वाइन किया उन्होंने। इसके अलावा हम बात करें तो प्रताप पूनिया है, प्रताप पूनिया भाजपा के पंचायत समिति सदस्य है और लगातार नवलगढ़ क्षेत्र में एक्टिव है और बदराना से अलावा से सीमेंट वाले इसमें धरने में लगातार अग्रणी भूमिका में है और अपने एक यूथ विंग के साथ में अपनी इमेज एक कि आंदोलन के माध्यम से अपनी बात को रख रहे हैं लगातार।
तो प्रताप पूनिया वो भी एक्टिव है, विजेंद्र शुंडा साहब भी लगातार एक्टिव हैं। जो और दावेदारों की हम बात करें, उनकी हम बात करें, प्रताप पूनिया ने कम उम्र में अच्छा स्थान भी बनाया है। और हम बात करें फिर इस नौलड़ी वाले बैठ में, तो शीशराम रणवाजी, हालांकि वो भाजपा से जुड़े हुए नहीं है। हम बात करें केरू में से कोई चेहरा नहीं है। डुमरा में बुधना महल सरपंच साहब है, लेकिन वो उस तरह की दावेदारी नहीं जिता रहे हैं। आगे हम छोटवाड़ा, आगे मतलब तोगड़ा, रेलसर वगैरह इधर चलें तो वैसा कोई फिर व्यक्ति नहीं है जो इस दौड़ में बीजेपी के रूप से हम बात करें। फिर शहर में वापस आ जाते हैं, तो शहर में कुछ सरप्राइज नाम है। जैसे हम बात करें योगेंद्र मिश्रा है, जो जिला महामंत्री है। अगर विप्र कोटे में वो टिकट के लिए आवेदन कर सकते हैं कि भाई हमें भी टिकट की मतलब ऐसी संभावना है। विष्णु कानूर तब वापसी कहेंगे भाई टिकट ले ले। इसके अलावा योग श्री, जो साध्वी योग श्री है, वो भी टिकट मांग रहे हैं, ऐसी सूचना है। हालांकि उन्होंने खुलकर नहीं कहा है। कोटबान में आश्रम है उनका, और शिक्षित है और पीएचडी की हुई है बहुत ज्यादा, और अच्छे वक्ता है, और महिला है, साध्वी है, और बहुत अच्छे संबोधन की शैली है, तो वो भी इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा शहर के और चेहरों की बात करें तो और ऐसा बीरबल सिंह जी गोदारा साहब जिला परिषद सदस्य दूसरी बार बने हैं। पहले कभी कांग्रेस से बने, लेकिन फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और भाजपा से जिला परिषद सदस्य के रूप में वो आए। मजबूताई से वो इस फील्ड में हैं, और बहुत सीरियसली मतलब वो कह सकते हैं कि इस दौड़ में है। सीरियस कैंडिडेटों की दौड़ में हम उनको शामिल कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षाविद है, उनका संपर्क है चारों तरफ, और उनके पास बच्चे हैं, लगभग 4,000 के आसपास बच्चे भी हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिलियर लोगों से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद में हम बात करें तो सुरेंद्र सैनी का जैसे कमेंट आ रहा है, तो सुरेंद्र सैनी साहब के बारे में एक्चुअली में क्या है, अभी सुरेंद्र सैनी साहब कांग्रेस के पार्षद हैं। जैसे कमेंट है, उस कमेंट पे हम रिप्लाई पे हम जा रहे हैं। तो इसमें हम जैसे सुरेंद्र सैनी साहब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ कार्यक्रम में वो जा रहे हैं। विक्रम सिंह जी का कार्यक्रम हो, चाहे राजेश जी कटेवा का हो, वीरपाल सिंह जी और तमाम लोगों का जो कार्यक्रम है, कार्यक्रमों में सब जगह जा रहे हैं, उद्घाटन सब जगह कर रहे हैं। एक अच्छी इमेज अपनी बिल्डअप की है, सैनी समाज संस्था के अध्यक्ष भी बने हैं। लेकिन अभी विधिवत रूप से उन्होंने अभी कांग्रेस छोड़ी नहीं है, भाजपा ज्वाइन नहीं की है। तो इसलिए उनके मन के अंदर क्या चल रहा है वो हम नहीं कह सकते। वो कांग्रेस से भी उनकी दावेदारी भविष्य में आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस में डॉक्टर राजकुमार शर्मा के अलावा दिनेश हुड्डा भी टिकट की दावेदारी जता सकते हैं। तारा पूनिया जो वाइस सरपंच है वो भी दावेदारी जता सकते हैं, और लोग भी आ सकते हैं। और इसके अलावा सुरेंद्र सैनी भी टिकट की दावेदारी जता सकते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत जैसे उद्वाटी की बात करें तो वहां मीनू सैनी और भगवंत राम सैनी, जो पिछली बार भगवंत राम सैनी साहब को टिकट मिली थी, वो भी कांग्रेस की टिकट जता रहे हैं। तो अगर वायदे वहां कांग्रेस सैनिक कार्ड न खेले, नौगढ़ में खेले, कुछ भी हो सकता है राजनीति में। तो अभी मतलब ऑफिशियली सुरेंद्र सैनी ने भाजपा ज्वाइन नहीं की है, कांग्रेस छोड़ी नहीं है, तो उनके बारे में चर्चा अच्छी इमेज के साथ में वो अपनी इमेज बिल्डअप कर रहे हैं। प्रत्येक कार्यक्रम में जाने, जैसे कल कुमास गांव में राजेश कटेवा साहब के साथ उनके साथ रहे, विक्रम सिंह जी साथ में शहीद अपने कुमावत के शहीद के कार्यक्रम में रहे थे। तो प्रत्येक कार्यक्रमों में सब पॉलिटिकल लोग, ओमेंद्र चांद साहब के साथ भी भी मौजूद थे। तमाम लोगों के साथ में सुरेंद्र सैनी मौजूद है, अपनी अच्छी इमेज के साथ में, अपनी अच्छी टीम के साथ में। लेकिन अभी टिकट की दावेदारी में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करे, तब हम चर्चा करेंगे उनके बारे में। इसके अलावा हम बात करें तो और कोई ऐसा चेहरा, जैसे कोई सरप्राइज के चेहरे के रूप में कोई आ सकते हैं। जैसे वहां पर राधेराम गोदारा साहब जो आए थे, क्या वो भाजपा ज्वाइन करेंगे, भाजपा ज्वाइन करके टिकट की दावेदारी जिताएंगे, या फिर वो भीम आर्मी के साथ में कोई आरएलपी गठबंधन या कोई गठबंधन बने उनके साथ में आए, ये सब कुछ भविष्य घर में है। लेकिन जो अभी क्षेत्र में जो सक्रिय है, उनके कैंडिडेटों के बारे में हमने बात की है, और वो तमाम पॉलिटिकल लीडर्स हमने रूट वाइज हम चले, तो रूट वाइज ये हमें कैंडिडेट मिल रहे हैं। सुरेश चौधरी साहब भी जैसे कांग्रेस के प्रवासी के हैं, और कांग्रेस से दावेदारी वो जता सकते हैं। उनको भी हम इस चर्चा में शामिल, क्योंकि वो कांग्रेस के अभी भी कांग्रेस के लीडर हैं, और अशोक गहलोत पायलट सबसे अच्छे संबंध है। पिछली बार भी टिकट की दावेदारी जताई थी उन्होंने, तो वो वहां से उनका कनेक्ट है, कांग्रेस से कनेक्ट है। बीजेपी के तमाम चेहरे अगर एक नजर से देखें, इसके अलावा सुभाष लांबा जी की भी हम शामिल कर सकते हैं। सुभाष लांबा चेलासी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि के साथ साथ में पंचायत समिति सदस्य भी हैं, तो इस तरीके से वो भी दावेदारी जता सकते हैं इसमें बीजेपी से। और भी कोई सरप्राइज अगर ऐसा कोई पॉलिटिकल लीडर्स आए तो उसके बारे में भी तमाम लोगों की हरीश शर्मा कह रहे हैं क्लास नहीं है, सब परफेक्ट है भाई, बहुत अच्छे नॉलेज के साथ में है। और इस शो को अगर गहराई से देखेंगे
इसके अलावा तमाम ये चेहरे हैं। ये एक श्रीमान कह रहे हैं 6 महीने की, ये टॉक शो तो जरूरी होता है, इसमें 6 महीने का क्या विषय हुआ, 1 साल 2 साल इसका क्या विषय हुआ। राजीव सैनी साहब कह रहे हैं मानसून चुनाव इस बार विधानसभा मानसून की तरह रहेगा। लोगों को कमेंट भी हम शामिल करेंगे तो शो लंबा चला जाएगा। ये तो आशीर्वाद अनोट की जनता का वगैरह। चलिए और आगे सवाल। और ये तमाम बीजेपी के लोग हैं और जो हमने चर्चा की है इसको अगर गहराई से देखेंगे तो इसमें ये कह सकते हैं कि जो डिगाल से स्टार्ट करें और डिगाल राणासर से स्टार्ट करते हुए पहाड़ीला और रामपुरा तक पहुंचे, तो ये तमाम। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ सरप्राइज के रूप से सुखकरण चौधरी साहब का भी नाम आ सकता है कि उदयटी से अगर कोई सैनिक कार्ड खेल ले, पार्टी उनको नौलगढ़ के लिए बोल देवे कि भाई नौलगढ़ में आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उनकी वहां पर बहुत अधिक संभावनाएं हैं, वहां पार्टी उनको टिकट दे तो जीत की बहुत ज्यादा संभावनाएं। ऐसा लग रहा है कि वहां जिस तरीके से हमेशा मैच बहुत रोमांचक होता है, पिछली बार 4,000 का अंतर रहा उदयटी में, उससे पिछली बार 11,000 का रहा था, तो बड़ा रोमांचक मैच होता है। तो पार्टी वहां पर सैनिक कार्ड अगर बीजेपी खेले तो नौलगढ़ में उनको शिफ्ट करे, ऐसी संभावना हो, या फिर उनको वहीं रखे। तो ये क्यों नौलगढ़ से चुनाव लड़े हुए हैं वो इनेलो और भाजपा के गठबंधन से, तो ये चीजें हैं। और तो सर ये प्रश्न है कि नौलगढ़ विधानसभा में आजादी से लेकर अभी तक भाजपा का कोई कमल नहीं खिला है, तो सर इसका क्या कारण है? देखिए यहाँ पर पहले क्या था कि अलग सिनेरियो था पॉलिटिकल। यहाँ पर क्या था कि जैसे पहले कांग्रेस तो हमेशा रही है, उसके स्वतंत्र पार्टी जब फिर जनता दल फिर भाजपा की आया है, तो ये कह सकते हैं कि जो पहले जो यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो था वो अलग सिनेरियो था। पहले जो पॉलिटिकल सिनेरियो था उसमें यहाँ पर जैसे शहर में जैसे बासोतिया परिवार और नार सिंह जी परिवार या मिर्दर जी परिवार, इनके साथ ही राजनीति आगे चलती थी पूरी नौगढ़ विधानसभा की। उनके तमाम लोग ना उन लोगों के साथ सपोर्ट हो जाते थे, राज परिवार भी यहाँ इन्वॉल्व रहता था। तो वो लोग जैसे आप कह सकते हैं कि नार सिंह जी का और केसर देव जी मिंतर साहब का एक अच्छा दोस्ताना था, उधर बासोतिया फैमिली और राउत साहब का ऐसा बताते हैं। तो उस तरीके से गांवों की कनेक्टिविटी रहती थी। और अब ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में सब लोगों ने अपने अधिकारों को जाना है और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक मतदाता है, अपने वोट के अधिकार को महत्व जानता है। तो उस दृष्टिकोण में ये एक बड़ा कारण रहा कि उस समय यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर इतना वर्क नहीं हुआ और यहाँ के कांग्रेस के परंपरागत वोट अधिक रहे हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो वोट बैंक है वो उस दृष्टिकोण में यहाँ पर अधिक रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण रहा। फिर अब नरेंद्र मोदी के रूप में और अमित शाह के रूप में और ये संगठन का जो अब वर्तमान जो काम हुआ है तो इसमें सुधार हुआ है। बाकी की आज तक यहाँ पर इसमें कोई दोहराई नहीं है कि यहाँ पर आजादी बाद में पिछली बार मंडावा शामिल था। पिछली बार मंडावा में सांसद नरेंद्र कुमार बीजेपी से जीते थे, लेकिन बीजेपी फिर भी अधूरी रह गई थी यहाँ नौगढ़ में। और बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं, आजादी के बाद से अब तक नौगढ़ में बीजेपी नहीं जीती है। सर जैसे अभी आपने कई चेहरों की बात की है जी, तो ऐसे ही कुछ साधु संत जो नौगढ़ की विधानसभा राजनीति में आ सकते हैं, जनता की तरफ से ऐसे कुछ नाम आए तो आप उनके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। हम ओमदास जी महाराज जी सांगल धुनी महाराज हैं, उनके बारे में बहुत जबरदस्त चर्चा है और लगातार उनके कार्यक्रम भी नौगढ़ में जिस तरह के धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन ओमदास जी महाराज स्वयं अभी पॉलिटिकल में ये क्या है कि चर्चा उनके आयोजनों के माध्यम से स्प्रेड हुई है। वो स्वयं अभी तक इस चर्चा पर किसी तरीके का उन्होंने मोहर नहीं लगाई है। क्या वो चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे, कौन सी विधानसभा होगी, क्योंकि उनका जो कैडर है वो बहुत बड़ा हो गया है। वो कैडर आप कह सकते हैं कि सांसद से भी बड़ा जैसा कैडर उनके सांगल धुनी में सब आस्था रखते हैं और ओमदास जी महाराज के प्रति सबकी आस्था है। आज गुरु पूर्णिमा भी है और वहां भी बहुत जबरदस्त रूप से मेला लगा हुआ है। उनके पास में तमाम पार्टी के लोग जाते हैं, तमाम पार्टी के लोग और धार्मिक और तमाम विषयों पर बात करते हैं। पिछले दिन अशोक गहलोत की मुख्यमंत्री जी की मुलाकात हुई थी। तो ये कह सकते हैं कि अभी हम उनके बारे में कुछ कहने की, वो जब उन्होंने पहली बार जब डिक्लेयर करेंगे और चर्चाएं हैं, उनको लोग आह्वान कर रहे हैं कि आप यहाँ से आइए, उनको चाहने वाले उनको नौगढ़ से भी बुला रहे हैं, उनके चाहने वाले उनको सुजानगढ़ से भी बुला रहे हैं, उनको चाहने वाले उनको सीकर से बुला रहे हैं, उनको चाहने रोहत से बुला रहे हैं, उनको चाहने जायल, डीडवाना, यहाँ तक बगरू, कई ऐसी 8-9 विधानसभाएं हैं जहाँ उनके चाहने वाले उनको कह रहे हैं कि आप यहाँ से चुनाव लड़िए।
तो ये सब कुछ उन्हीं पर डिपेंड है कि वो कि क्या स्थिति उनकी मतलब पॉलिटिकल रूप से वो क्या उनका क्या मूड है क्या नहीं है। स्वामी ओमदास जी महाराज के बारे में जो आप कह रहे हैं वो वही बता सकते हैं। उनकी चर्चा है, उनकी भाजपा से भी चर्चा सर्वाधिक है कि वो भाजपा से यहाँ हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ भविष्य घर में और उनका अंतिम जवाब भी वो स्वयं दे सकते हैं। क्या वो इस फील्ड में आने वाले हैं, राजनीतिक रूप से इसमें आने वाले हैं। सर आपने कहा था वो लोहागढ़ जी के जो पीठाधीश महाराज है, क्या उनका कोई हाँ रोल है? हाँ, उनका सीकर विधानसभा से उनका मूड है, सीकर विधानसभा से उनका मूड है लोहागढ़ पीठाधीश्वर साहब का। सीकर से वो टिकट की मतलब दावेदारी जता सकते हैं, ऐसी बात आ रही है। नौलगढ़ से हमने एक दिन उनको पूछा था तो नौलगढ़ से उनका विचार नहीं है, ये बात उनसे उनके सामने आई थी। तो हाँ, रवि सैनी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है आपके साथ। लास्ट टाइम जब उन्होंने नवलगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ा था और इस बार वो उदयपुर वाटी विधानसभा से उम्मीदवारी जता रहे हैं, तो इसके पीछे का रीजन क्या होगा? उदयवाटी विधानसभा से वो टिकट दावेदारी वो स्वयं बताएंगे कि क्या रीजन रहा होगा। लेकिन क्या है कि मूलतः जितना मैं जानता हूँ हमारे साथी रहे हैं, वो वहां पर क्या है कि जैसे एक तो मूलतः नौलगढ़ वो वहां से उठकर आए हुए थे, मतलब कई पीढ़ियों पहले वहां पर जैसे जो उदयवाटी शाकंभरी मार्ग है वहां कटारिया की ढाणी है, वो जो उनकी गोत्र है वहां से उठकर आए। फिर वहां क्या है कि सैनी मतदाता नौलगढ़ से अधिक वहां पर है। और दूसरी कि यहाँ का जो इक्वेशन है, यहाँ का चुनाव आमने सामने वाली स्थिति के अलावा अगर ट्रायंगल बनता है तो उनको उनको फेवरेबल नहीं लगा कि यहाँ अगर ट्रायंगल 10 साल वो यहाँ रहे, ट्रायंगल फेवरेबल नहीं लगा। इसलिए फिर वो उन्होंने उदयवाटी मूव किया होगा, या फिर उदयवाटी के लोगों ने उनको इनवाइट किया होगा। वहां पर जो सैनी जो वोटर्स है उनका प्रतिनिधित्व करने वाले बीजेपी में जैसे जिलाध्यक्ष पवन मांडे के अलावा उस समय कोई और नहीं था। जिस समय हालांकि वहाँ लोकल भी है सैनी साहब वगैरह और काफी लोग एक्टिव हैं, लेकिन उनको लगा कि वहाँ संभावना ज्यादा है। उनके संबंध भी है केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है अपने यूपी के, उनके साथ उनके अच्छे घनिष्ठ संबंध रवि सैनी साहब के। तो वहां पर उन्होंने जाना, वहां उनको लगा कि राजनीतिक जो उनकी पॉलिटिकल नेतृत्व करने की क्षमता है उनको वहां परफॉर्म करें पहली बार। और फिर एक ऐसा भी है कि नौलगढ़ से जो चुनाव लड़े हुए उदयवाटी में एमएलए बने हैं, ऐसा भी एक हुआ है कि जैसे सुखकंठ चौधरी साहब नौलगढ़ के ही टोंक शिल्डी के रहने वाले हैं, उदयवाटी से एमएलए बने हुए हैं। तो उनको लगा होगा कि ये जो एक संजोग है तो दोबारा रिपीट हो जाए, ऐसी बात भी हो सकती है। तो उस तरीके से भी आप कह सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि उदयवाटी उन्होंने इस मार्ग को चूज किया है और उदयवाटी में वर्तमान में काफी एक्टिव है रवि सैनी, और लगातार वो एक्टिव होकर और विपक्ष के रूप में अपनी जनता की आवाज को उठा भी रहे हैं। पिछले दिनों भी उनका सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो भी उनका वायरल हुआ कि वहाँ जो राजेंद्र गुड़ा वर्तमान में विधायक है उनके खिलाफ लगातार वो अपनी बात को रख रहे हैं। सर जैसे अभी हमने रवि सैनी की बात की, वैसे सुरेंद्र सैनी जो नौलगढ़ में मतलब नाम बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है, तो क्या इस बार ये भी बीजेपी की तरफ से टिकट की ये दावेदारी, जैसे आपने कहा कि लोगों में चर्चा के लिए है, तो दावेदारी पेश कर सकती है? अभी हमने इनकी चर्चा की थी सुरेंद्र सैनी साहब की, और उस चर्चा में क्या है कि जैसे उनके बारे में हमने विशेष चर्चा कर ली है कि अभी उनका पॉलिटिकल उद्देश्य, पॉलिटिकल जो अहम लक्ष्य है कि मुझे विधानसभा के रूप में उस लक्ष्य को भेजना है, उसके लिए किस तरीके से तैयारी है किस तरीके से नहीं है वो स्वयं बता सकते हैं। उनका लक्ष्य क्या है, अभी वो कांग्रेस से पार्षद हैं, क्या बीजेपी में आएंगे तो फिर किस तरीके से लॉन्चिंग करेंगे, और अभी जो वर्तमान में अपना संपर्क बना रहे हैं, तमाम लोगों के बीच में जा रहे हैं, तमाम लोगों के साथ जा रहे हैं। और उनको ये है कि उनको स्टैंड लेना चाहिए, अब स्टैंड लेने का समय आ गया है। तो कांग्रेस, अगर वो कांग्रेस में रह रहे हैं तो कांग्रेस बीजेपी के कार्यक्रमों में जा रहे हैं या फिर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी कार्यक्रमों में जाएंगे, वो सब उन पर डिपेंड है। लेकिन वर्तमान में उनकी चर्चा है कि वो भाजपा की विचारधारा के साथ जाना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनके कार्यक्रमों के बाद देखने के बाद में। लेकिन अभी ऑफिशियली उन्होंने कांग्रेस छोड़ी नहीं है, तो वो स्वयं बताएंगे, कभी इंटरव्यू करेंगे तो उनसे बातचीत करेंगे कि क्या उनका विचार है और किस तरीके से आने वाले दिनों में वो नौलगढ़ विधानसभा में, और उनका लक्ष्य क्या है, किसी के साथ होना है। जैसे लगातार और लीडर्स हैं, जैसे सांसद साहब के साथ में, विक्रम सिंह के साथ में, राजेश खटेवाल साहब के, उनके मतलब वीरपाल सिंह जी के साथ में, सबके साथ में लगातार हैं। उनके साथ रहकर सेकंड पोजीशन में रहना या अपना उद्देश्य की सबको साथ लेकर
1 और 1 11 करना है, 1 और 1 2 की भूमिका, ये सब कुछ वो आने वाले दिनों में साफ होगा। जी। तो सर इस बार क्या नवगढ़ में बीजेपी से कोई महिला चेहरा भी सामने देखने को मिल सकता है जनता को? हाँ, महिला चेहरा भी हो सकता है। जिस तरीके से योगश्री साहब योगश्री एक्टिव है, हर्षनी कुलरी जो जिला प्रमुख है उनकी भी चर्चा है, और भी कोई सरप्राइज रूप से कोई नाम आ जाए, कोई तीसरा कोई बीजेपी ज्वाइन कर तो एवरीथिंग इज पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी सीरियस मतलब जैसे जो चर्चा में है वैसे ये 2 ही चेहरे जो है जो अभी एक्टिव हैं, मतलब महिला दृष्टिकोण, महिला जनप्रतिनिधि के रूप में। उनमें हालांकि तारापुनिया जी हैं तो वो कांग्रेस के लीडर हैं, वो महिला जिलाध्यक्ष कांग्रेस के भी हैं, लेकिन वो कांग्रेस में हैं। पिछली बार बहुत जबरदस्त रूप से और बाई के सरपंच लगा था, दूसरी बार सरपंच रहे हैं और काफी एक्टिव रहे थे। इस बार विधानसभा स्तर का उनका किस तरह का मानस है और वो खुलकर पत्ते अब सब लोग धीरे धीरे खुलेंगे और तस्वीर वो सामने साफ होगी। यही है। और पूछो, हो गया आपका? यस सर। तो ये हमारा एक प्रयास है भाई, टॉक शो के बारे में आपको कैसा लगा, और आप लोगों के कमेंट भी हमने शामिल किए हैं। ये तमाम लोग जो कोई अच्छा कोई सवाल हो तो सुरेश खन्ना साहब का भी रोचक है, देखते हैं इनका क्या है। बदलाव, ये बहुत बड़ा प्रेम जी ने क्या लिखा है, बहुत बड़ा सा लिखा है। और सुरेश खन्ना जी ने बोली नंदू थोड़ी नंदू कोई नंदू, हाँ एक बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुमन कुलरी जी को हम नहीं बोल सकते, सुमन कुलरी जी लगातार एक्टिव है। हर्षनी कुलरी के साथ साथ सुमन कुलरी जी लगातार, और किसान मोर्चा के से वो किसान मोर्चा में अपने मतलब पदों के साथ में और पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। वो नौगढ़ के बाहर भी एक्टिव रहते हैं। और एक बात और रोचक है, सुमन कुलरी जी ने क्या है कि जैसे उनके आने के बाद में यहाँ उन्होंने कोशिश की है कि तमाम जो ये मूवमेंट हुए हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट आप कह सकते हैं या तमाम आंदोलन कह सकते हैं, तमाम विपक्ष की भूमिका को और भी उन्होंने मजबूताई देने की कोशिश की है। तो वो लगातार एक्टिव रही हैं। पिछले वो लगभग यहाँ जब आए हैं उसके बाद से लगातार एक्टिव हैं। 2 वर्ष का ये कार्यकाल हो गया। हमने देखा बदराना वाले इस आंदोलन में लगातार एक्टिव रहे और अच्छे किताब के साथ में अच्छे वक्ता, अच्छे स्पीकर हैं, पढ़ते रहते हैं तथा सामाजिक कार्यक्रमों में अलायंस क्लब डॉक्टर दयाशंकर दांगी साहब के साथ में लगातार एक्टिव रहते हैं और सामाजिक कार्यक्रमों में भी एक्टिव रहते हैं। साथ में पार्टी ने उनको अलग अलग जिम्मेदारी, जैसे इन दिनों पूरी राजस्थान की जिम्मेदारी में वो संगठन का विस्तार का काम देख रहे हैं। पिछले दिनों जन आक्रोश में नीम का थाना श्री माधोपुर के प्रभारी थे, तो वो भी लगातार एक्टिव है। नौगढ़ विधानसभा से मजबूत टिकट के दावेदारों में हम उनको बिल्कुल नकार नहीं सकते, वो भी लगातार एक्टिव है और उन्होंने परफॉर्मेंस भी किया है। उनका हमने देखा कि उनका जैसे लक्ष्मणगढ़ में जब उनकी पार्टी का कार्यक्रम था उस दौरान लक्ष्मणगढ़ में भी उन्होंने बड़ी संख्या में पब्लिक के साथ में लक्ष्मणगढ़ गए और भी 2-3 अच्छे आयोजनों में अपने जन्मदिन के साथ में जब वो किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बने तो बड़े काफिले के साथ में आए। मतलब नारी शक्ति को 3 चेहरे हो गए हैं, जिसमें साध्वी योगश्री के अलावा जिला प्रमुख हर्षनी कुलरी के अलावा सुमन कुलरी जी को भी हम नहीं भूल सकते। और सुमन कुलरी जी लगातार एक्टिव और महिला है और महिला दबंगाई से अपनी आवाज उठाने में काबिल रखते हैं। 3 चेहरे बीजेपी के इस समय नौगढ़ में हैं और इसमें कोई दोहराई नहीं है और काफी अच्छी मेहनत कर रहे हैं नौगढ़ से। और हम सभी चेहरों को शुभकामनाएं देते हैं। सभी चेहरों का ये तमाम पॉलिटिकल्स, ये तमाम बीजेपी के लीडर्स है। बस यहाँ पर एक चीज की जरूर हम चर्चा करेंगे कि इन सबको 1 और 1 11 होने की जरूरत है। अभी 1 और 1 2 वाली भूमिका में ज्यादा अधिकांश दिख रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन का इनका अभाव है। तो उस कोऑर्डिनेशन में इन लोगों को मेहनत करनी चाहिए, तब क्या है कि और इस चुनावी समर का और अलग नजारा रहेगा। सर जैसे आप कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या अगर इनमें से किसी को भी टिकट मिलती है तो क्या इनमें एकता दिखाई देगी आपको? देखिए पार्टी का जब ये तो क्या है कि मतलब पार्टी के जब कार्यक्रम आते हैं, पार्टी का जब चुनाव आता है तो चुनाव में बड़े बड़े स्टार प्रचारक आते हैं और क्या होता है जिस व्यक्ति को जब टिकट मिलती है उसके बाद में बड़े मल्टीप्लाई में लोग साथ होते हैं। हाँ। बड़े मल्टीप्लाई में साथ होते हैं, उस समय उस व्यक्ति को खुद को नहीं पता होता कि कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कैसे कारवा बन रहा है। ये तमाम पार्टियों के लिए लागू है, नोट एक तमाम राष्ट्रीय पार्टियां हो, तमाम पार्टियां हो, सबका एक संगठन होता है।
अब आम आदमी पार्टी के लोग भी जैसे जितने डोटासरा मदद कर रहे हैं और कोई सरप्राइज चेहरा है प्रदेश में क्या हो। आरएलपी भी लगातार हनुमान बेनीवाल साहब के नेतृत्व में लगातार मजबूती से आवाज को रख रहे हैं। अभी बजरी के विषय में तमाम प्रदेश में अपनी आवाज, जनता की आवाज को इस विषय को लेकर आगे जा रहे हैं। तो क्या होता है कि जब पार्टी जब टिकट देती है तब अलग सिनेरियो होता है, फिर संगठन के प्रदेश लेवल के काम लोग आते हैं और फिर जिनको जिस पार्टी में रहकर राजनीति करनी होती है तो उनको उस पार्टी में अब फिजिकली तो उनको रहना ही पड़ता है, मेंटली वो हो सकता है कि कोई 1-2% न रह पाए, लेकिन मैक्सिमम क्या लोग साथ हो जाते हैं। बस ये होता है कि टिकट की दौड़ तक सब अलग अलग प्रयास करते हैं और सामूहिक प्रयास नहीं होते हैं, परंतु ये है कि वो दिखने नहीं चाहिए, लोगों को ये दिखने चाहिए कि हाँ सबके प्रयास हैं लेकिन ये एक है, वो दिखने में अभी अभी कमी है। हालांकि एक भी है, लेकिन कई बार हमने ऐसा देखा है कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातें होती है और वो चलता रहना सब पार्टी में चलता है, कांग्रेस में भी चलता है, बीजेपी में भी चलता है, यहाँ का तो भविष्य में ये सब लोग साथ हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे, ये सब कुछ भविष्य घर में है, इस पर हमने कह सकते हैं अधिकांश है कि मैक्सिमम साथ रहेंगे। वो किस तरीके से परफॉर्म करके रिजल्ट लाते हैं वो कह नहीं सकते, क्योंकि इतिहास में प्रयास नहीं परिणाम काउंट होता है। तो परिणाम क्या रहता है उस पर सबकी नजर रहेगी, प्रयासों पर अभी प्रयास सबके जारी हैं और काफी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। इस बार तमाम लोग जब देखेंगे इस पूरे शो को देखकर आप लोग देखेंगे कि हमने प्रत्येक व्यक्ति की पॉजिटिव हमने बात ही की है और कौन कौन से चेहरे हैं हमने ईमानदारी से कोशिश की है तमाम चेहरों को देखने की। इसके अलावा भी कोई ऐसे चेहरे हैं जो रह जाएं ऐसा लग नहीं रहा है। बीजेपी के चेहरे जो लोकल राजनीति नौगढ़ विधानसभा में जो लगातार एक्टिव हैं उन तमाम पॉलिटिकल लीडर्स पर हमने चर्चा की है, तमाम चेहरों को और उनके जो मजबूत पक्ष हैं उसी पे विषय पर बात की है। साथ साथ में अगर जो पक्ष जिनके बारे में बात करने के विषय में हमारे साथियों के सवाल थे उनके जवाब भी हमने दिए हैं और वहाँ से उनके दोनों ही साइड के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें निकल कर आई हैं। तो इस शो को आप उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और अब आने वाले दिनों में हम इस तरीके से टॉक शो करेंगे। सर नेक्स्ट वीडियो कांग्रेस से रिलेटेड होगा, देखते हैं वो तो तमाम चीज़ों को लेकर जिससे पब्लिक जो हमारी मैसेंजर पे हमें बहुत अच्छे से उसका भी किसी दिन अलग एपिसोड बनाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आते हैं और बहुत ही हृदय के साथ वो बात कहते हैं और लोग इंतजार करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि आप कुछ अच्छी चीजें बताएंगे। अगला शो मतलब कौन कौन एमएलए बने किस किस दौर से लेकर अब तक कौन कौन, जैसे 2 बार भीम सिंह जी बने, 5 बार भवन सिंह जी बने, 2 बार नवरंग सिंह जी बने, 1 बार प्रतिभा सिंह जी बने, 3 बार डॉक्टर राजकुमार शर्मा के अलावा श्री राम जी, सावरमल जी, बासुकिया साहब। तो 15 विधानसभाओं का उस दौर में सामने कैंडिडेट कौन थे, कितने वोट से हारे, उस पर भी हम टॉक शो कर सकते हैं, वो भी हमें ध्यान में, क्योंकि नौलगढ़ के विषय में हम प्रत्येक ग्राम पंचायत के लोगों से भी टच में रहते हैं और प्रत्येक ग्राम की नब्ज को भी हम जानेंगे। तो हमारी ये कोशिश है और बाकी की दिखाते रहेंगे आपको अच्छाई और निष्पक्षता की कोशिश के साथ में। आप लोगों को भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ये अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग सवाल तैयार करते हैं खुद के सब विवेक से। ये हमने इनको ये कहा कि खुद अपना एनालिसिस करो, खुद अध्ययन करो, उसके बाद में चर्चाएं अच्छी होगी। तो लगातार सब कुछ मिल जाता है गूगल्स में और लोगों के पास में। बहुत बहुत शुभकामनाएं, उम्मीद आपको शो पसंद आया। फिर मिलेंगे लाइव शो में और तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन जिन लोगों ने सवाल पूछे और हमने कोशिश की है ये सब चीज़ों को बताने की और रोचकता के साथ में लगातार जुड़े रहें और कोई इसमें हमें नहीं लग रहा है कि कोई व्यक्ति रह गया हो और कोई व्यक्ति सरप्राइज के रूप में कोई भविष्य में कोई किसी की एंट्री होगी तो उस पर हम चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है और यही राजनीति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।